नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। आप लोग जानते हैं कि हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं। मौलिक अधिकार में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से 5 मौलिक अधिकार आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 6वां और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा? इसका रीजन क्या है, आज आप समझ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए, हमने समय बचाने के लिए पहले से कुछ लिखा है, लेकिन आप इस पर मत जाइए। आप जहां मैं इंडिकेट करूंगा उसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा, बोलूंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अनुच्छेद 32 भाग 3 का है और मौलिक अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है? संवैधानिक उपचार मतलब ये है कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जितने भी प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों का अगर हनन होता है तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। इसका मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। उनका यह मानना था कि आपको कितने भी अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन उन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कोई अधिकार ना हो, या फिर उन अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहीं न जा पाएं और आपके अधिकार छीन लिए जाएं, तो फिर जो दिए गए अधिकार हैं वो किस काम के हैं? तो ये अनुच्छेद 32 ये गारंटी देता है कि जो आपको इसके पहले के अधिकार मिले हैं वो छीने नहीं जाएंगे, उनको इसके तहत संरक्षण मिलता है। तो होता क्या है आप समझिए, अनुच्छेद 32 में कुल 4 उपखंड हैं, 32(1), 32(2), 32(3) और 32(4). तो हम चारों को बारी बारी से समझते हैं। अनुच्छेद 32 का 1 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब यहां पे कोई भी व्यक्ति का मतलब यह हुआ कि उसमें विदेशी भी हो सकता है, भारतीय भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार 2 प्रकार के हैं। एक वे हैं जो भारतीयों को के साथ साथ विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो उन अधिकारों का अगर हनन होगा तो भारतीय भी जाएंगे और विदेशी भी जा सकते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन होने पर केवल भारतीय ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 भी एक है, आर्टिकल 226। इसके तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है, उच्च न्यायालय जा सकता है। यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32(1) के तहत व्यक्ति स्वतंत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर वो चाहे तो अनुच्छेद 232 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। उसकी पूरी आजादी है, जहां उसकी मर्जी वहां जा सकता है। तो ये हो गई अनुच्छेद 32(1) की बात। अनुच्छेद 32(2) में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को उन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए या जिस प्रकार का गलत कृत्य हो रहा है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32(2) के तहत, जिनमें से ये 5 हैं। हम अभी लास्ट में इसको देखते हैं। अब आइए अनुच्छेद 32 के 3 में। 32 के 3 में संसद को अधिकार दिया गया है। संसद का अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? यानी कि संविधान ये कहता है कि जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है उनको प्रवर्तित कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद 32(2) के तहत। लेकिन संसद चाहे तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, हाई कोर्ट के साथ साथ किसी अन्य प्राधिकारी को भी दे सकती है। यानी कि इस पर सुनवाई करने का अधिकार संसद चाहे तो किसी अन्य को भी सौंप सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है 32 के 3 में। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के 4 में लिखा गया है कि कोई भी अधिकार ऐसे हैं जो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराते हैं, तो उन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता।
ऐसा अनुच्छेद 32 की 4 में कहा गया है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो इसमें एक अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बंदी को हाजिर किया जाए, जिसको निरुद्ध किया गया है उसको सशरीर हाजिर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट जारी कर दिया। तो आप इसको एक अधिकार भी मान लीजिए। तो इस अधिकार को कोई निलंबित नहीं कर सकता, इसकी गारंटी अनुच्छेद 32(4) में दी गई है। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 32 के 4 उपखंड हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो कैसे जारी करता है। तो एक बात आप समझ लीजिए, मैंने जो टाइटल दिया है थंबनेल में, वहां लिखा है कि कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत व्यक्ति सबसे पहले छोटी अदालत में जाता है, उससे बड़ी अदालत में जाता है, जिला न्यायालय में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। एक प्रोसेस है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, नियम ही नहीं है। लेकिन हमारे संविधान ने ये व्यवस्था की है कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर उन मूल अधिकारों को कोई छीनता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसी छोटी अदालत में वो नहीं जाएगा, या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए या सीधे हाई कोर्ट जाए। यही नहीं, अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है जाने में तो उसकी ओर से कोई भी जा सकता है। ऐसा लोकहित वाला व्यक्ति जो परोपकार कर रहा है, जो समाज सेवा कर रहा है, एनजीओ चला रहा है, या उसका कोई हितैषी, कोई मित्र, कोई नातेदार, रिश्तेदार उसकी ओर से याचिका दायर कर सकता है, अगर वो व्यक्ति जाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ एक बात और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ी होती है, तो हाई कोर्ट से ज्यादा वरीयता सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। लेकिन यहां एक अपवाद है। इस प्रोसेस में जो रिट जारी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन होने के साथ साथ, यानी मूल अधिकारों पर रिट तो जारी कर ही सकती है, अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है। तो यहां पर हाई कोर्ट को मतलब आप बड़ा कह सकते हैं इस लिहाज से। किस लिहाज से? कि सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा। तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधे अनुच्छेद 32(1) के तहत जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो ये पांचों रिट क्या हैं आप समझिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, निरुद्ध किया, काफी लंबे समय से मान लीजिए वो जेल में बंद है, उसको लगता है कि हमें जबरन जेल में बंद किया गया है, हमारी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में जो स्वतंत्रता दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसका हनन हो रहा है। तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा या उसकी ओर से कोई और जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को ऑर्डर देगा जिस व्यक्ति ने इनको पकड़ा है। उस व्यक्ति को कहेगा कि आपने जिसको निरुद्ध किया है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो। मतलब आपने कहाँ रखा है, उसको छिपा के रखा है, कितना टार्चर कर रहे हैं, किस हाल में रखा है, आप उसको सीधा हमारे पास ले आइए सशरीर। फिर जब वो व्यक्ति यानी वो मुजरिम, वो जो निरुद्ध किया हुआ व्यक्ति है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगी। अगर वह दोषी नहीं पाया जाता तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, और दोषी पाया जाता है तो उसको फिर से निरुद्ध किया जाएगा। ये व्यवस्था है। लेकिन शुरुआत में ये व्यवस्था थी कि व्यक्ति को सशरीर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, या सुप्रीम कोर्ट जहां स्थान निर्धारित करती थी वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति वहां जाने में सक्षम नहीं है, या कोई और समस्या हो सकती है, दंगा हो सकता है, रास्ते में कोई घटना घट सकती है, तो इसके लिए वो व्यक्ति को जाना जरूरी नहीं है। उस व्यक्ति का पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वहां से ही उसके पूरे मामले की जांच करके उसको निर्दोष साबित करेगी या दोषी साबित करेगी। तो ये व्यवस्था है हैबियस कॉर्पस में, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में।
अब देखिए, परमादेश मैंडमस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, परमादेश मैंडमस। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट। क्या आदेश देती है? किसके विरुद्ध, किसको आदेश देती है? तो लोक प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति को, सरकार को या किसी निगम को क्या देती है? आदेश देती है। किस बात की आदेश देती है? कि आप जो ये काम कर रहे हो इस काम को रोक दो। अगर मतलब कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उस गलत काम को रोकने का आदेश देती है। या अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस कार्य को करने का भी आदेश देती है। तो किसी कार्य को करने का भी आदेश और किसी गलत कर रहे हो कार्य को रोकने का आदेश, दोनों आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है लोक प्राधिकारी को, यानी कि सरकारी व्यक्ति को, सरकार को या किसी निगम को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी निजी संस्था या निजी व्यक्ति को यह आदेश नहीं देता है। दोनों बात समझ में आ गई। तीसरा आता है प्रतिषेध। इसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रतिषेध नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। प्रतिषेध मतलब मना करना। किसको मना करना? तो इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है, वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, यानी अपने से छोटे न्यायालय जो उसके अंडर में कार्य कर रहे होते हैं, उनको किसी केस की सुनवाई जब चल रही हो तो उस केस पर सुनवाई करने से रोक देती हैं। इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ध्यान रहे, ये प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं दे सकता। यानी कि अगर कोई सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। सुनवाई के बाद वो केस अपने पास बुला लेगा, अच्छा निर्णय है या गलत निर्णय है उसकी समीक्षा वो करेगी। यहां वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, जैसे कोई खंडपीठ बनाई गई है छोटी, तो वहां छोटी खंडपीठ में कोई कार्यवाही चल रही है, तो उसकी जो बड़ी खंडपीठ है वो उसको मना कर सकती है कि ये गलत कार्रवाई है या सही कार्रवाई भी है तो अभी नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए वो मना कर सकती है। तो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई करने से रोकता है, इसको बोलते हैं प्रतिषेध। ये नकारात्मक रिट होती है। इसी से मिलती जुलती उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का मतलब होता है ये भी वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को ही उत्प्रेषण नामक रिट भेजता है, लेकिन इसमें फर्क है। इसमें जब कार्रवाई हो चुकी होती है, जो न्यायालय निर्णय सुना चुका होता है, उस निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी होता है। मतलब इन दोनों को समझिए, ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय को भेजे जाते हैं वरिष्ठ न्यायालय द्वारा। ठीक है। ये प्रतिषेध कब भेजा जाता है? जब कोई कार्यवाही चल रही हो तो उस कार्यवाही को रोकने के लिए भेजा जाता है। जबकि उत्प्रेषण कार्यवाही हो चुकी हो, उसका निर्णय आ चुका हो, तो उस निर्णय की समीक्षा करने के लिए या उस निर्णय को रद्द करने के लिए भेजा जाता है। ठीक। और ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय को भेजे जाते हैं। समझ में आ गई बात? अधिकार परीक्षा, क्यू वारेंटो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है उस लोक प्राधिकारी के लिए जो किसी पद पर है, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जिस पद पर ये बैठा है उस पद के लिए ये योग्य नहीं है, या ये जो कार्य कर रहा है ये कार्य इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से उस प्राधिकारी से ये पूछता है कि आप किस आधार पर इस पद पर हैं, यानी उस पद पर बने रहने का आधार पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसको अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से 5 रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज से आपका मूल अधिकार समाप्त होता है। आपका मूल अधिकार समाप्त होने का मतलब आपका अधिकार नहीं समाप्त हो गया। जो हम पढ़ा रहे थे उसकी जानकारी आपको हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है, अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 एक वीडियो में हम पढ़ लेंगे तो पूरा मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में और बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण बात। देखिए, जब कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए
कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। मतलब संविधान एक शरीर है तो उसका आंख, कान, नाक, आत्मा होगा ना कोई, तो उस संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप उत्तर लगाइएगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने, अन्य लोगों ने कहा है। तो नाम ले या न ले, केवल एक लाइन में लिखा हो कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो आप बताएंगे प्रस्तावना। लेकिन अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आप प्रस्तावना मत लगाइएगा, तब आप लगाइएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है। और क्यों कहा है आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि अनुच्छेद 32 रहेगा ही नहीं तो जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं उसका कोई मूल्य ही नहीं है। इस अधिकार के कारण लोग डरते हैं और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने से बचते हैं। ये अधिकार नहीं होता तो किसी के मूल अधिकारों की कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा।